ये कहानी है हारुयुकी नाम की एक मिडिल स्कूल के बच्चे की जो अपने मोटे शरीर और छोटे कद की वजह से हमेशा स्कूल में बुली होता आया है। इसलिए ये वीडियो गेम्स को अपनी भागने की जगह बना लेता है। ये कहानी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है डायरेक्ट लिंक। इसकी मदद से आप आसानी से होलोग्रामिक तरीके से अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अपने गेम्स को रियल लाइफ गेम्स की तरह उसी गेमिंग वर्ल्ड में जाकर खेल सकते हैं। जापानी नाम थोड़े लंबे होने की वजह से मैं हारुयुकी को हारू और कुरोयुकी हेमे को युकी बुलाऊंगी, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। कहानी की शुरुआत होती है जहां हारू क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी उसकी क्लास की बुली गैंग उसे बुली करने के लिए लंच टाइम में टेरेस पर बुलाती है और कहती है कि अपना लंच लेकर आना। मजबूरन हारू को ये सब करना पड़ता है। बुलीज इतने पर भी नहीं रुकते और हारू से अगले दिन और लंच लाने को कहते हैं, नहीं तो वो उसे और भी ज्यादा परेशान करेंगे। इससे परेशान होकर हारू वॉशरूम में भाग जाता है और वहां से अचानक अपने गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वर्ल्ड में उसका कैरेक्टर एक पिग का था। हारू इस गेमिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि उसे यूकी दिखती है, जिसका कैरेक्टर बेहद खूबसूरत था। सभी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थी और हारू भी उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। लेकिन गिरते ही उसे होश आ जाता है और सोचता है कि यूकी जैसी सुंदर लड़की उसे क्यों पसंद करेगी। इसके बाद वो अपना गेम खेलने चला जाता है। हारू इस गेम में काफी अच्छा था और उसकी ये इच्छा थी कि वो काश वो हमेशा इसी वर्चुअल वर्ल्ड में रह सकता। तभी उसकी दोस्त चियो उसे लिंक आउट करने यानी रियल वर्ल्ड में लौटने को कहती है। रियल वर्ल्ड में लौटने पर चियो हारू को पुलिस की शिकायत करने को कहता है, लेकिन हारू डरता है कि शिकायत करने के बाद भी उन पुलिस को बस सस्पेंड किया जाएगा, जो समस्या का समाधान नहीं है। इस पर चियो हारू से कहती है कि यह सब ताकू को बताना चाहिए, लेकिन ताकू का जिक्र होते ही हारू गुस्से में भाग जाता है और चियो का लाया हुआ लंच भी गिरा देता है। इससे हारू को काफी गिल्ट होता है और वो फिर से अपने गेमिंग वर्ल्ड में चला जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि किसी ने उससे भी ज्यादा हाई स्कोर अचीव कर लिया है और वो दूसरे नंबर पर आ गया है। इससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि गेमिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें वो अच्छा था। तभी यूकी वहां आती है और उसे अगले दिन स्कूल में मिलने को कहती है। अगले दिन यूकी उसे एक केबल देती है जिसे अपने डायरेक्ट लिंक से अटैच करना था। इससे वो अपने मन में भी कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसे न्यूरोस्पीक कहा जाता है। यूकी उसे एक नया प्रोग्राम भेजती है जिसके जरिए वो अपनी रियलिटी को डिलीट कर सकता है और अपने मन से एक नई रियलिटी बना सकता है। इस प्रोग्राम का नाम था ब्रेन बर्स्ट। तभी वही बुली गैंग हारू को परेशान करने आ जाती है, लेकिन यूकी उनसे उनकी ही भाषा में बात करते हुए उन्हें करारा जवाब देती है। गुस्से में पुलिस हारू पर हाथ उठाने वाले थे कि यूकी हारू से बर्स्ट लिंक बोलने को कहती है। इससे उनके लिए समय वहीं पर रुक जाता है और हारू का पिक कैरेक्टर उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्योंकि भी अपने अवतार में आकर बताती है कि वे अब एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में है, जहां उनका ब्रेन सामान्य से 1000 गुना ज्यादा तेज हो गया था। इससे उनके लिए रियलिटी का 1 सेकंड 1000 सेकंड के बराबर हो गया था। ये स्थिति वे आसानी से संभाल सकते थे, क्योंकि हारू को बताती है कि उसे बुली के पन से बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा था। बर्स्ट आउट होते ही हारू को पंच लगता है और वो यूकी से टकरा जाता है, जिससे यूकी को काफी चोट लग जाती है। लेकिन ये सब यूकी ने पहले से ही प्लान कर रखा था। न्यूरोस्पीक के जरिए वो हारू को ये सब बताती है। इतना वायलेंस करने की वजह से पुलिस को फाइनली सख्त सजा के लिए ले जाया जाता है। घर जाते हुए हारू अपना इंटरनेट ऑफ कर देता है, जबकि यूकी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। रास्ते में वह चियो और ताकू से मिलता है। ताकू उससे लंच के बारे में पूछता है, क्योंकि चियो ने हारू और ताकू के लिए लंच बनाया था। हारू को बहुत बुरा लगता है कि उसने गुस्से में वो लंच गिरा दिया था। उसे ये भी लगता है कि चियो ने ताकू को उसके बुली होने की बात बता ही दी होगी। अगले सुबह हारू एक अजीब से सपने के साथ उठता है और जैसे स्कूल में एंटर करता है वो फिर से एक्सेलरेटेड हो जाता है, जहां उसके लिए एक नया गेम शुरू हो रहा था और उसे एक नया अवतार भी मिलता है। लेकिन तुरंत ही उसका विरोधी उस पर हमला कर देता है। हारू को कुछ समझ ही नहीं आता और वो हार जाता है। इसलिए वो तुरंत यूकी से मिलता है, जो उसे समझाती है कि ब्रेन बर्स्ट एक फाइटिंग गेम जैसा है, जो रियल वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह इस्तेमाल करता है। उन्हें इन फाइट्स को जीतना होगा एक्सेलरेट करने के लिए, यानी अगर वे इन फाइट्स में हारते हैं तो वे इस प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर दोनों साथ में एक्सेलरेट होते हैं, जहां यूकी बताती है कि हारू के पास विकल्प है कि वो किसके साथ और किसके खिलाफ खेलना चाहता है। फिर हारू यूकी को गेम के लिए चुनौती देता है। यूकी बताती है कि यह अवतार हारू के सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन करके ब्रेन बर्स्ट ने बनाया है। उसका मूल अवतार काफी बदसूरत था, इसलिए यूकी ने उसे बदल दिया। फिर वो हारू के गेम के नियम बताती है कि उसे डिफॉल्ट रूप से 100 पॉइंट्स मिलेंगे। हर बार जब वो एक्सेलरेट करेगा तो 1 पॉइंट खर्च होगा। जब भी वो जीतेगा उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो हारेगा तो 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जैसे जैसे वो नए लेवल अनलॉक करेगा उसे नई पावर्स भी मिलेगी। लेकिन अगर एक बार उसके पॉइंट्स 0 हो गए तो ब्रेन बर्स्ट अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा और वो इसे कभी भी दोबारा इंस्टॉल नहीं कर पाएगा।
यानी वो अपनी सारी पावर्स हमेशा के लिए खो देगा। यूकी बताती है कि उसे हारू की मदद चाहिए, लेकिन पहले हारू को फाइटिंग सीखनी होगी। इसके बाद दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। तभी एक लड़की आकर यूकी से उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। यूकी कहती है कि उसने हारू को प्रपोज किया था, लेकिन हारू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद हारू भी। लेकिन हारू को इस बात का डर था कि कहीं लोग उसे और ज्यादा बुली न करने लगे। खैर, स्कूल से निकलते ही हारू फिर से एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसे फिर से फाइट के लिए चुनौती दी थी। इस बार हारू इस फाइट के लिए अच्छे से तैयार था, क्योंकि यूकी ने उसे उसकी पावर्स और फाइट्स के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया था। अब फाइट शुरू होते ही हारू अपने विरोधी ऐश रोलर उसको जोरदार किक मारता है, जिससे उसकी बाइक डैमेज हो जाती है। यूकी ने पहले ही हारू को बताया था कि ऐश रोलर की ज्यादातर पावर्स उसकी बाइक में ही है, लेकिन ऐश रोलर ने पिछले मैच को जीतकर अपनी पावर्स अपग्रेड कर ली थी। वो फिर से खड़ा होता है और हमला करना शुरू कर देता है। हारू बचने की कोशिश करता है, जैसे कि यूकी ने उसे करने को कहा था। वो एक बार अपना एक स्पेशल मूव आजमाता है, लेकिन पूरी तरह से असफल हो जाता है। जब वो अपनी हिम्मत हारने ही वाला था, तभी उसे यूकी के शब्द याद आते हैं कि उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। हारू वैसा ही करता है और आखिर उसे एक आइडिया आता है। वो पूरी ताकत से ऐश रोलर की बाइक रोकने की कोशिश करता है। कड़ी मेहनत के बाद ये कामयाब भी हो जाता है और आखिरकार इस फाइट को भी जीत जाता है। अब रियल वर्ल्ड में यूकी उसकी इस जीत के लिए उसकी काफी तारीफ करती है। तभी चियो आकर उन्हें बीच में टोक देती है। चियो को लग रहा था कि यूकी हारू का इस्तेमाल कर रही है और अपने मजे के लिए, पर यूकी यह कहकर चली जाती है कि जल्दी हारू की गर्लफ्रेंड बनने वाली है, इसलिए चियो उनके बीच ना आए। फिर यूकी बताती है कि हारू को जल्द से जल्द हाई लेवल्स पर पहुंचना होगा, जो काफी मुश्किल है। केवल 1000 लिंकर्स ही ऐसे हैं जो केवल 4 तक पहुंच पाए हैं, और लेवल 7 तक तो वो एक लीजन यानी एक टीम का लीडर भी बन सकता है। अभी एक्सेल वर्ल्ड में 6 लीडर्स हैं, जिनके 6 लीडर्स को द 6 किंग्स ऑफ प्योर कलर कहा जाता है, जो सभी लेवल 9 पर हैं। पर आज तक कोई लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाया। उस लेवल के लिए उसे लेवल 9 के 5 विरोधियों को एक ही बार में हराना होगा, और अगर वह खुद हारा तो वो अपने सारे पॉइंट्स एक ही बार में खो देगा, और एक्सेलरेट करने की ताकत भी। फिर यूकी उसे इस गेम की और भी शर्तें बताती है, जैसे कि ये प्रोग्राम केवल वही लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जिनके पास न्यूरोलिंक जन्म से हो, और ये केवल 15 साल तक वैध रहता है, यानी सभी लिंकर्स 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही अभी तक है। इसलिए अगर ये प्रोग्राम एक बार अनइंस्टॉल हो जाए तो कोई सबूत भी नहीं बचता, और एक बच्चे की बात पर तो लोग वैसे भी विश्वास नहीं करते। यूकी 6 किंग्स को चुनौती देना चाहती है। वास्तव में उसने चुनौती दे भी दी है। वो बताती है कि पहले 7 किंग्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक किंग ब्लैक किंग ने 2 साल पहले बाकी किंग्स को धोखा देकर उन पर हमला कर दिया, और वो ब्लैक किंग और कोई नहीं बल्कि यूकी खुद है, ब्लैक लोटस, क्योंकि वो बाकी किंग्स के साथ शांति नहीं चाहती थी। बाकी किंग्स ने लेवल 10 के नियम जानने के बाद लड़ने से इनकार कर दिया ताकि एक्सेल वर्ल्ड में शांति बनी रहे, पर यूकी को रिस्क लेना था, इसलिए उसने बाकी 6 किंग्स से फाइट की। उसने एक ही बार में रेड किंग का सर काट डाला और बाकी किंग से लड़ने लगी, लेकिन टाइम अप होते ही वो रियल वर्ल्ड में आ गई। तब से ही वो सबसे छुपी हुई रह रही है, और अब एक्सेल वर्ल्ड में उसे एक गद्दार के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर बाउंटी भी है। पर इन सब के बावजूद यूकी को अब भी लेवल 10 पर जाना है, ताकि वो इस गेम के क्रिएटर्स से मिलकर इस गेम का असली मतलब और उद्देश्य जान सके। ये सब जानने के बाद हारू को भी यूकी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है और सही भी लगता है। अब उसे भी लेवल 10 को हासिल करना है। फिर यूकी बताती है कि 2 साल से छुपने की वजह से उसने कोई भी फाइट्स नहीं लड़ी है, और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी अवॉइड करती है, ताकि कोई उसकी ब्लैक किंग होने की पहचान न जान ले। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही किसी ने स्कूल से उसे चुनौती दी थी, जिसकी वजह से यूकी को एक्सेल वर्ल्ड में जाना पड़ा, और उसके विरोधी को यूकी की असली पहचान भी मालूम थी। तब से उसे डर है कि कोई रियल वर्ल्ड में भी उस पर हमला कर सकता है, ताकि उसे हराकर वो उसके सारे पॉइंट्स जीत ले। और ये सब रोकने का एक ही तरीका है कि वो भी उस विरोधी को जान सके। इसके लिए उसने कई तरीके अपनाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगता है कि जो कोई भी है वो चुनौतियों को ब्लॉक भी कर सकता है, तभी तो वो खुद को इतने लंबे समय से छुपा भी रहा है, या शायद वो खुद क्रिएटर से मिला हो। अब उसे हारू की मदद चाहिए इस विरोधी को हराने के लिए। अब तक वो बस इतना पता लगा पाई है कि उस विरोधी का अवतार का नाम सियान पाइल है। वो लेवल 4 पर है और ब्लू कलर का है। साथ ही उसे शक भी है कि वो चियो है, और ये कंफर्म करने के लिए उसे चियो के साथ डायरेक्ट लिंक करना होगा, ताकि वो इसकी मेमोरी में ब्रेन बर्स्ट का प्रोग्राम चेक कर सके। फिर हारू चियो के घर पहुंचता है और उसे डायरेक्ट लिंक करने को कहता है, ताकि वो उसे माफी मांग सके उसे इग्नोर करने के लिए। जैसे ही वो डायरेक्ट लिंक करते हैं, हारू चियो से माफी मांगने लगता है और छुपकर उसके फोल्डर्स को चेक करता रहता है। चियो कहती है कि वह हारू की काफी चिंता करती है, इसलिए उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी ने एक ही दिन में उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, और अब तो वो दोनों साथ भी है, जिससे वो जलन महसूस करती है। इस पर हारू कहता है कि वह खुद को चियो से जानबूझकर दूर रखता है, क्योंकि वो चियो के साथ रहने के लायक नहीं है, पर चियो तुरंत उसे गले से लगाती है।
हारू को भी लगता है कि वो चियो को गलत समझ रहा था, इसलिए वो तुरंत सारे फोल्डर्स बंद करता है। अगले दिन उसकी नींद एक सपने के साथ खुलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। फिर वो इन सब के बारे में यूकी को बताता है। क्योंकि ये सब सुनकर थोड़ा जलन महसूस करती है, पर हारू को समझ नहीं आता। बाद में जब वो इसका जिक्र दूसरों से करता है तो वे बताते हैं कि शायद यूकी सच में उसे पसंद करती है, तभी तो चियो का जिक्र होते ही वो अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। पर हारू को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब घर जाते हुए हारू यूकी को बताता है कि चियो सियान पायल नहीं है, लेकिन किसी ने उसके न्यूरो लिंक में वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से सियान पायल की लोकेशन चियो के आसपास शो होती है। इस बात पर यूकी विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब हारू भी कहता है कि उस पर विश्वास करना या ना करना यूकी की मर्जी है। ऐसा बोलते हुए वो काफी रूड साउंड कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि यूकी खुद से नफरत करती है इतने परफेक्ट होने की वजह से। इसलिए वो हारू जैसे लड़के को पसंद कर रही है ताकि वो खुद को डिग्रेड कर सके। वैसे भी हारू इतना खास भी नहीं है कि उसे यूकी इतने अच्छे से ट्रीट करे। हारू की ये सारी बातें सुनकर यूकी उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि एक कार फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रही है। दोनों तुरंत एक साथ एक्सेलरेट करते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि ये सब अराया कर रहा है, वही बुली लड़का जो हारू से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन अभी उन्हें इस एक्सीडेंट को रोकना होगा, क्योंकि कहती है कि वो अपने पास का इस्तेमाल करेगी, पर इसके लिए उसे अपने 99% पॉइंट्स खोने पड़ेंगे। लेकिन हारू को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। साथ ही वो अपना प्यार भी हारू से कन्फेस करती है और वादा लेती है कि हारू उसे एक्सेल वर्ल्ड का सबसे तेज लिंकर्स बनाकर दिखाएगा। इसके बाद यूकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वह एक्सेल वर्ल्ड में भी अपनी बॉडी को मूव कर पाती है। किसी तरह से वह हारू को हटा देती है, जिससे उसे अकेले का एक्सीडेंट होता है। फिर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हारू यूकी के लिए काफी परेशान होता है। तभी उसे एहसास होता है कि यूकी ने अभी अपने 99% पॉइंट्स खो दिए हैं, और साथ ही अपने पावर्स भी। और इस वक्त अगर किसी ने उस पर अटैक कर दिया तो वो यूकी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हारू एकदम अलर्ट होकर बैठा होता है। तभी ताकू वहां आता है, यानी कि ताकू ही सियान पायल है। वही ताकू जो चियो के करीब है और जिसने उसके न्यूरो लिंक में वायरस डाला था। जैसे ही ताकू यूकी को चैलेंज करने वाला था, हारू उसे चैलेंज कर देता है। हारू ताकू की सच्चाई जानकर काफी शॉक था। ताकू हारू से काफी जलता था, क्योंकि चियो उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद हारू की ज्यादा फिक्र करती थी, जबकि ताकू खुद एक टॉपर और कैंडो चैंपियन था। हारू समझ जाता है कि ये सारी उपलब्धियां ताकू ने बर्स्ट लिंकर्स की मदद से पाई हैं। ताकू बताता है कि उसे इन सब के बारे में अपने कैंडो कैप्टन से पता चला, जो ब्लू किंग के करीब था। फिर ताकू तुरंत हारू पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। हारू फिर भी खुद को बचाते हुए भागने लगता है। ताकू ने यहाँ और भी लिंकर्स को बुला लिया था ताकि सभी हारू को हारता हुआ देखे, जिससे हारू का कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूट जाए। लेकिन हारू भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी पूरी ताकत से ताकू को पंच करने लगता है। लेकिन ताकू इस गेम में नया नहीं था। वो तुरंत अपने स्पेशल मूव से हारू पर वार करता है, जिससे हारू बुरी तरह घायल हो जाता है। हारू के दोनों पैर भी अब टूट चुके थे। ताकू बताता है कि उसे हारू से इसलिए नफरत है क्योंकि भले ही वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन उन्हें हमेशा हारू की वजह से उसकी चिंता होती है, खासकर चियो को। इसलिए वो चाहता है कि हारू उनकी जिंदगी से दूर चला जाए। अब इस फाइट को खत्म करने के लिए वो अपना आखिरी मूव करता है, जिससे हारू एकदम नीचे जा गिरता है, जहाँ उसे यूकी बेहोश हालत में दिखती है। यूकी को देखकर हारू को हिम्मत मिलती है, जिससे उसका अवतार फिर से रीजनरेट करने लगता है और अब उसे यूकी की तरह ही पंख यानी विंग्स मिल जाते हैं। अब वो सीधे उड़ान भरते हुए ताकू के पास पहुंच जाता है। सभी लिंकर्स हारू के इस अवतार को देखकर हैरान थे, क्योंकि हारू एक्सेल वर्ल्ड का पहला लिंकर्स था जो उड़ भी सकता था। फिर हारू अपना नया मूव ताकू पर इस्तेमाल करता है, जिससे ताकू को लगता है कि अब वो हमेशा के लिए हार जाएगा, हारू से और ब्रेन बर्स्ट से भी। लेकिन हारू उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है और अब जाकर ताकू को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे हारू से जलना नहीं चाहिए था और ना ही उसे कमजोर समझने की गलती करनी चाहिए थी। इसी गिल्ट में वो खुद ही हारू का हाथ छोड़ने लगता है, लेकिन हारू उससे पकड़ लेता है कि क्यों अपने ताकू जैसे अच्छे दोस्त को नहीं खो सकता। वो ताकू से कहता है कि वो सब कुछ फिर से शुरू करे ताकि वो अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर पहले से भी अच्छे दोस्त बन सके। वे चियो को भी इन सब के बारे में बता देगा। अब ताकू भी यूकी के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यूकी को भी होश आ जाता है। अब यूकी अपने ब्लैक इंक के अवतार में आती है ताकि वह ताकू के साथ लड़ सके, और अब वो अपनी पहचान सबके सामने उजागर कर देती है। सभी को आने वाले फाइट्स के लिए चैलेंज भी देती है। इसके बाद सभी रियल वर्ल्ड में वापस लौट आते हैं। क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल में ही थी, वो बताती है कि ताकू को इन सब में शामिल करने के पीछे जरूर येलो लीजन का हाथ है, जो ब्लैक इंक से बदला लेना चाहता है। अगले दिन ताकू अपने स्कूल में था कि तभी कुछ लिंकर्स उसे चैलेंज कर देते हैं। इनसे लड़ते हुए ताकू घायल हो जाता है। तभी वहां ब्लू किंग की एंट्री होती है। उधर हारू यूकी को बता रहा होता है कि कैसे उसने और ताकू ने चियो को सब सच बता दिया, जिसकी वजह से चियो उन दोनों से काफी गुस्सा थी।
लेकिन हारू और ताकू को यकीन था कि वे उसे संभाल लेंगे। हारू बताता है कि अब चियो और ताकू के बीच भी सब ठीक हो गया है। यहाँ तक कि ताकू ने उसकी मदद करने को भी कहा है ताकि हारू जल्दी से जल्दी लेवल 2 तक पहुंच सके। इसके बाद हारू ताकू के साथ प्रैक्टिस करने में लग जाता है। काफी फाइट्स के बाद हारू लेवल 2 तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो लेवल अप करने वाला होता है, ताकू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। रियल वर्ल्ड में आकर ताकू हारू को बताता है कि फाइट के तुरंत बाद लेवल अप करने से उसके कई पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं। हारू के साथ भी यही हुआ, जिससे अब उसके पास सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे थे। अब ताकू हारू से खुद को चैलेंज करने को कहता है ताकि ताकू के हारने से उसके आधे पॉइंट्स हारू को मिल जाए, लेकिन हारू इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपने दम पर इस गेम में सरवाइव करना है। हारू कहता है कि वो किसी की मदद लेकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। जैसे यूकी ने भी अपने पॉइंट्स गंवाकर हारू की जान बचाई, लेकिन उसने कभी हारू से एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मांगे। ताकू वहां से जाने लगता है कि तभी चियो आकर उन दोनों को ज्वाइन करती है। वो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि जब से ये सारी चीजें हुई हैं, दोनों के चेहरों पर हमेशा उसे शर्मिंदगी दिखती है। चियो कहती है कि उसने उन दोनों को माफ कर दिया है, इसलिए उन दोनों को भी खुद को माफ कर देना चाहिए, तभी उनकी दोस्ती की नई शुरुआत हो सकेगी। फिर तीनों साथ में आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। तभी ताकू को हारू के पॉइंट्स बढ़ाने का एक आइडिया आता है। तो हारू को बाउंसर के बारे में बताता है। बाउंसर एक ऐसा लिंकर है जो दूसरों से फाइट कर उनके पॉइंट्स बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन बाउंसर की अपनी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वो उनसे अकेले में ही मिलेगा और उन्हें अपनी असली पहचान उसके सामने रिवील करनी होगी। हारू ये शर्त मान लेता है। ताकू ने उसकी मीटिंग बाउंसर से फिक्स कर दी थी। आखिरकार हारू बाउंसर से मिल ही जाता है, जो एक लड़की थी। उसका अवतार नेम एक्वा करंट था। अब दोनों वही डायरेक्ट लिंक करते हैं। उधर चियो को पता चलता है कि ताकू अपने अगले केंडो मैचों में हिस्सा नहीं ले रहा है। ताकू फिर यूकी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और फिर दोनों ही फाइट करने के लिए एक्सेल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उधर हारू और एक्वा करंट पे फाइट शुरू करने के लिए एक्सेल वर्ल्ड में आते हैं ताकि हारू जल्दी से जल्दी मैच जीत कर पॉइंट्स कलेक्ट कर सके। एक्वा ने जानबूझकर मजबूत विरोधियों को चुना था ताकि ज्यादा पॉइंट्स जीत सके, लेकिन ये मैच भी काफी मुश्किल होने वाला था। एक्वा सैंड डक्ट से फाइट शुरू करती है और हारू निकल डॉल के साथ। निकल डॉल की खासियत थी कि वो जहर यानी पॉइजन और करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी दोनों से अटैक कर सकती थी। हारू का अवतार सिल्वर क्रो था, जो सिल्वर से बना हुआ था। इस वजह से उसे जहर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिल्वर जहर प्रतिरोधी होता है, लेकिन सिल्वर करंट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। और निकल डॉल इसी का फायदा उठाते हुए हारू को करंट के शॉक देने लगती है, जिससे हारू को काफी डैमेज होता है। लेकिन इसी समय हारू अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए निकल डॉल से दूर जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब निकल डॉल और सैंड डक्ट साथ में फाइट करने आते हैं। असल में ये टैग मैच था जिसमें लिंकर्स 2 की टीम में फाइट कर सकते थे। सैंड डक्ट हारू और एक्वा को ताना मारते हुए कहता है कि वे भले ही अकेले बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उन्हें टीम वर्क नहीं आता, जो इस मैच के लिए सबसे जरूरी है। इस पर हारू जवाब देता है उसने अपने दोस्त ताकू के साथ कई टैग मैच लड़े हैं और जीते भी हैं, इसलिए वह जानता है कि एक टीम की तरह कैसे लड़ा जाता है। इस फाइट में सबसे जरूरी चीज है विश्वास, और उसे एक्वा पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर निकल डॉल और सैंड डक्ट गुस्से में अपना संयुक्त हमला कंबाइन अटैक करते हैं, लेकिन एक्वा तुरंत साइड हट जाती है, जिससे हारू को अकेले ही इस अटैक का सामना करना पड़ता है। इस अटैक से हारू को तेज करंट के झटके लगते हैं और वो काफी घायल हो जाता है। तभी एक्वा बीच में आती है। एक्वा का अवतार प्योर वाटर से बना था, जो एक इंसुलेटर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उसके पास नहीं जा सकती थी। फिर हारू अपने फाइनल मूव से दोनों विरोधियों को खत्म कर देता है, जिससे एक्वा और हारू ये मैच जीत जाते हैं। अब हारू के पास 54 पॉइंट्स हो गए थे। इसके बाद दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, लेकिन अचानक एक्वा फिर से एक्सेल वर्ल्ड में हारू को ले जाकर उसे चैलेंज करने लगती है। ये कहती है कि ये सब हारू के जीते हुए पॉइंट्स लेने के लिए कर रही थी, लेकिन हारू उसे फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने शुरू से ही एक्वा को अपना दोस्त माना था और अब ताकू के पास उसमें फिर से अपने एक और दोस्त से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, ना ही वो एक्वा को चोट पहुंचा सकता था। तभी एक्वा बताती है कि ये सब बस हारू को टेस्ट करने के लिए कर रही थी। फिर वो बताती है कि उसका एक स्पेशल मास्टर था, जिससे वो किसी वजह से अब अलग हो गई है। इसके बाद वो हारू को उसे लेकर सारी यादें मिटा देती है, जिसके बाद हारू को रियल वर्ल्ड में होश आता है। उधर ताकू यूकी से फाइट करने में हिचकिचा रहा था। यूकी उसे समझाती है कि उसे पता चल गया है कि ताकू केंडो छोड़ रहा है। ताकू कहता है कि वो इसलिए केंडो छोड़ रहा है क्योंकि अब तक उसने केंडो मैच अपनी बर्स्ट लिंकर्स की एबिलिटी की वजह से जीते हैं, जो कि चीटिंग है। लेकिन यूकी कहती है कि ताकू झूठ बोल रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को अभी भी गिल्टी मानता है और खुद को सजा देना चाहता है। वो यहाँ तक कि बर्स्ट लिंकर्स को भी छोड़ना चाहता है ताकि वो गिल्ट फ्री हो सके, जबकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी ने उसे माफ़ कर दिया है। लेकिन ताकू अपने नज़रों में अभी भी परफेक्ट रहना चाहता है, इसलिए वो खुद को इस गिल्ट से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन उसे समझना पड़ेगा कि ऐसा करके वो हारू और चियू को ही हर्ट करेगा। आखिरकार ताकू को यूकी की बातें समझ में आ जाती हैं। अगले दिन हारू और चियू ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि ताकू ने उनके ही स्कूल में एडमिशन ले लिया है और अब वो भी नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और अब हारू फिर से गेमिंग वर्ल्ड में अपने स्किल्स और स्पीड बढ़ाने में लग जाता है ताकि वो हमेशा यूकी के काम आ सके, क्योंकि ने उसे बताया था कि हर शनिवार लीजेंड्स डिसाइड करने के लिए फाइट होती है। ताकू और हारू अब ऐसे ही एक फाइट में थे जिसमें वो हार जाता है, इसीलिए वो और भी जोश से प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ अब वो लेवल 4 तक पहुंच गया था, लेकिन हारू को लगता है कि उसकी फ्लाइंग एबिलिटी को हटा दिया जाए तो उसके पास कोई खास पावर्स नहीं है। पर ताकू उससे खुद पर इतना प्रेशर डालने से मना करता है, लेकिन हारू पर अब और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने का जुनून सवार हो गया था। खैर, अब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसे अपने कजन नीको दिखती है। पहले तो वो उसे पहचान भी नहीं पाता। नीको बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए हारू के साथ रहना होगा। फिर हारू नहाने जाता है और अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। तभी नीको भी उसे ज्वाइन करने आ जाती है। तभी हारू नीको की गर्दन पर एक निशान नोटिस करता है और समझ जाता है कि नीको भी एक बर्स्ट लिंगर्स है और शायद वो उसके मास्टर के बारे में पता लगाने आई है। नीको इन बातों को सीधे सीधे मानती नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शन से साफ समझ आता है कि हारू सही सोच रहा था। इसलिए नीको के जाने के बाद वो यूकी से इस बारे में पूछता है। नीको का अवतार नेम स्कारलेट रेन था और ये नाम सुनते ही यूकी हैरान होकर बताती है कि स्कारलेट रेन रेड किंग है। तभी नीको आकर हारू को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। नीको तुरंत अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो काफी बड़ा था, इसलिए हारू का भागने की कोशिश करना भी बेवकूफ़ी होता है। नीको अपनी सारी पास का इस्तेमाल कर रही थी। उसने पूरी एक बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। अब वो अपने एक नए मूव का इस्तेमाल करती है, जिससे हारू पर एक साथ कई सारे अटैक होने लगते हैं और आखिर में हारू हार ही जाता है। इस हार के बदले में नीको हारू को अपने मास्टर यानी यूकी से मिलाने को कहती है। अगले दिन हारू इस बारे में यूकी को बताता है। तभी उसे याद आता है कि 2 साल पहले यूकी ने एक रेड किंग को मारा था। यूकी बताती है कि वो रेड किंग एक था, रेड राइडर, और शायद यह व्यक्ति यूकी के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था, लेकिन यूकी अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। और फिर यूकी और हारू नीको के बारे में ताकू को बताते हैं। ताकू हारू को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे शक है कि नीको जरूर हारू को इमोशनली ब्लैकमेल कर अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगी। इसलिए ताकू हारू से कहता है कि वो नीको की बातों में ना आए। फिर यूकी नीको से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और ये तय होता है कि वे हारू के घर पर ही मिलेंगे। हारू को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं यूकी उसकी बुक कलेक्शन न देख ले। जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि नीको ने हारू के सारे गेम्स निकाल लिए हैं और उन्हें फैलाकर पागलों की तरह खेल रही है। साथ ही उसने हारू की बुक कलेक्शन भी देख ली थी, जिसका जिक्र वह यूकी के सामने ही कर देती है। बेचारा हारू शर्म के मारे सफेद पड़ जाता है। खैर, अब ताकू भी उन्हें ज्वाइन करता है। फिर ये चारों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इस दौरान यूकी और नीको के बीच लड़ाई साफ दिख रही थी। फिर नीको बताती है कि कैसे उसने अपने 200 पॉइंट्स बर्बाद करके हारू के सिल्वर क्रो होने का पता लगाया। इस पर यूकी उसे ताना मारती है कि हारू में इतना इंटरेस्ट लेने की वजह कहीं ये तो नहीं कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन नीको इसे साफ इनकार कर देती है। तो कहती है कि उसे बस हारू के अवतार सिल्वर क्रो में इंटरेस्ट है ताकि वो उसके विंग से एक बार के लिए ले सके और आर्मर ऑफ कैटास्ट्रॉफी को डिस्ट्रॉय कर सके। यूकी कहती है कि वो आर्मर तो पहले डिस्ट्रॉय किया जा चुका है क्रोम डिजास्टर के साथ। हारू को इन सब बातों के बारे में पता नहीं था, तो यूकी उसे डायरेक्ट लिंक के जरिए अपनी मेमोरीज दिखाती है। यूकी बताती है कि 7 साल पहले एक ईवल लिंकर्स था जिसने एक्सेल वर्ल्ड में काफी तबाही मचाई थी। सभी लिंकर्स ने उसे खत्म करने के लिए अपनी जान लगा दी थी, पर मरते मरते उसने एक आर्मर बना दिया, आर्मर ऑफ कैटास्ट्रॉफी। ये आर्मर उसके जाने के बाद भी उसकी ईवल इंटेंशन को अपने अंदर होल्ड करता है। उसकी मौत के बाद ये आर्मर उसके जैसे ही बुरे लोगों को पॉसेस कर उनकी पार बढ़ाता है ताकि वो अपने गलत इरादों में कामयाब हो सके। इसी तरह आखिरी क्रोम डिजास्टर 4थे नंबर का था, क्योंकि उसमें किसी चौथे लिंकर्स की आत्मा थी। करीब 2.5 साल पहले 7 किंग्स ने मिलकर चौथे क्रोम डिजास्टर और आर्मर को खत्म कर दिया था, इसीलिए ये कर्ज खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन नीको बताती है कि ऐसा नहीं है। अब फिर से 5वां क्रोम डिजास्टर आ गया है, जो उसी के लीजन का एक मेंबर है। उसका नाम चेरी रुक है। वो पहले एक अच्छा लड़का था, उसके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के दम पर वो लेवल 6 तक पहुंच गया। लेकिन अब अचानक वो बाकी लीजन्स पर अटैक करने लगा है। वो अभी भी रेड लीजन का मेंबर है, तो रेड किंग होने के नाते उसे रोकना नीको की ही जिम्मेदारी है और इसीलिए उसे हारू और उसकी एबिलिटी की जरूरत है ताकि वो 5वें क्रोम डिजास्टर को पकड़ सके। यूकी भी इस बात से सहमत हो रहती है, क्योंकि इससे हारू को नए अनुभव मिलेंगे जो उसकी ग्रोथ में मदद करेंगे।
इस डील के बदले में रेड किंग कभी ब्लैक किंग यानी यूकी को परेशान नहीं करेगा, इसीलिए सभी इसके लिए हामी भर देते हैं। अब अगले दिन फाइट का प्लान बनता है। फिलहाल के लिए नीको हारू के घर रुकने वाली थी और यूकी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो भी हारू के घर रुक जाती है। और अब अगले दिन हारू यूकी के साथ ही स्कूल जा रहा होता है, तभी चियो उन्हें साथ में देख लेती है। फिर से हारू और यूकी को उसे ही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वे बस बर्स्ट लिंकर्स की वजह से इतने करीब हैं। बार बार इसका जिक्र सुनकर अब चियो का भी मन होता है कि वो भी इसे ज्वाइन करे। यूकी बताती है कि ताकू को ही चियो को बर्स्ट लिंकर्स इंस्टॉल कराना चाहिए, जिससे उन दोनों का बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो सके। वैसे भी एक गार्जियन सिर्फ एक ही व्यक्ति की मदद कर सकता है। ये सुनकर हारू को काफी स्पेशल महसूस होता है कि यूकी ने अपॉर्चुनिटी उसे दी। फिर हारू के मन में एक नया सवाल आता है कि यूकी का गार्जियन कौन होगा, इसलिए वह इस बारे में मौका देकर यूकी से पूछने की कोशिश करता है, पर यूकी बताने से इनकार कर देती है। यूकी ये भी नहीं चाहती थी कि हारू कभी उसके गार्जियन से मिले। वो कहती है कि एक वक्त था जब उसने इस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन अब वही इंसान यूकी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे वो जान से मार देना चाहती है। लेकिन ये शायद कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसका गार्जियन है। उनके इस बॉन्ड की कुछ लिमिटेशंस हैं। इस पर हारू कहता है कि अगर कभी उनके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो वो कभी भी यूकी से फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो पहले ही अपना बर्स्ट लिंकर्स डिलीट कर देगा। खैर, अब हारू अपने घर पहुंचता है और नीको से पूछता है कि क्या वो सच में यूकी से नफरत करती है। इस पर नीको कहती है कि उल्टा, यूकी ने उसकी मदद की है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके पहले रेड किंग को मारने की वजह से ही नीको को अगला रेड किंग बनने का मौका मिला। साथ ही उसे यूकी की फाइटिंग स्पिरिट बहुत पसंद है, जिसकी वजह से उसने अकेले 6 किंग्स से लड़कर 10वें लेवल तक पहुंचने का सपना देखा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर नीको बताती है कि उसने लेवल 10 को लेकर कई अफवाहें सुनी है, जैसे कि अगर कोई भी लेवल 10 अचीव कर लेगा तो बर्स्ट लिंकर्स का अंत आ जाएगा, यानी सभी से बर्स्ट लिंकर्स अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, और ना ही बाकी के बर्स्ट लिंकर्स, क्योंकि सभी एक्सेल वर्ल्ड से इतना अटैच हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चेरी रुक है, जिसने यहाँ पावर्स अटेन करने के लिए आमद तक का सहारा ले लिया है, और उसे इतना ज़्यादा पुश करने के पीछे वही खुद है। इस पर हारू उसे समझाता है कि यह बस एक गेम है, जिसका अंत एक न एक दिन आना ही है, इसलिए उसे इतना ज़्यादा अटैच भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ताको और यूकी भी उन्हें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें आज ही चेरी रुक को रोकना है। नीको तुरंत चेरी रुक को ट्रैक करने लगती है। इसके बाद वे सभी एक्सेल वर्ल्ड के लिमिटलेस बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां का एक दिन रियल वर्ल्ड के 3 साल के बराबर होता है, इसलिए वे आराम से चेरी रुक को ढूंढ सकते थे। अब वे सभी हारू के साथ चेरी रुक के पास जाने लगते हैं, जो कि एक ट्रेन में था। इस दौरान वे एक हंट भी देखते हैं, जिसमें लिंकर्स दुश्मनों को मारकर पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें इन बड़े बड़े मॉन्स्टर एनिमीज को मारने पर सिर्फ 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। इस हंट के दौरान वे दूसरे बर्स्ट लिंकर्स को भी हंट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये कई ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। वे सभी ये बातें कर ही रहे थे कि उन पर कोई अटैक कर देता है, जो सबसे ज़्यादा संभावना है चेरी रुक ही होगा। फटाफट ये चारों अब एक जगह लैंड करते हैं, फिर उन्हें कई सारे बर्स्ट लिंकर्स घेर लेते हैं, जो कि येलो किंग का काम था। असल में ये सब कुछ येलो किंग की प्लानिंग थी। हारू को अब येलो किंग की प्लानिंग समझ में आती है कि जरूर उसने पहले ये आर्मर छुपा लिया होगा और फिर उसे चेरी रुक को दे दिया, ताकि बाद में नीको यानी रेड किंग को फंसा सके। यानी वो यहाँ रेड किंग को हंट करने आया है। अब ब्लैक किंग यूकी येलो किंग के रास्ते में ना आए, इसलिए वो उसे पुराने रेड किंग रेड राइडर की एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में रेड राइडर सभी को समझा रहा था कि उन्हें ये लड़ाई अब थी रोक देनी चाहिए। वो यूकी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है, लेकिन यूकी उसका गला ही काट डालती है। ये सब देखकर यूकी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। रेड किंग अपने ट्रू फॉर्म में आने लगती है, लेकिन ताकू उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ट्रू फॉर्म में नीको मूव नहीं कर सकती और इस बैटलफील्ड से लिंक आउट करने के लिए उन्हें इसके एग्जिट पॉइंट तक जाना होगा। इसलिए ताकू हारू से कहता है कि वो यूकी को संभाले, ताकि वो खुद येलो किंग को रोक सके, वरना येलो किंग नीको को खत्म करने के बाद यूकी की ओर बढ़ेगा। फिर हारू यूकी और नीको को लेकर भागने लगता है। ताकू उन्हें प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। इस दौरान उसे कई सारे अटैक्स का सामना करना पड़ता है, जिससे ताकू वही मारा जाता है। अब हारू और नीको को अकेले ही यूकी और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करनी थी। नीको तुरंत अपने ट्रू फॉर्म में आती है और अब उसकी बारी थी सभी पर अटैक करने की। वहीं हारू भी अच्छे से इन लिंकर्स से फाइट करता है, लेकिन ये सारे उन पर काफी भारी पड़ रहे थे। ये छोटे लिंकर्स एक एक करके रेड किंग की बॉडी को खत्म करने लगते हैं। एक एक करके वे उसके हाथ तोड़ देते हैं। हारू पर भी लगातार इलेक्ट्रिक शॉक डाले जा रहे थे। नीको की यह हालत हारू से देखी नहीं जाती, इसलिए वह यूकी को होश में लाने की कोशिश करता है।
वो उसे याद दिलाता है कि कैसे यूकी का सबसे ऊंचे लेवल पर जाने का सपना था, जिसे अब वो छोड़ नहीं सकती। उसे अपनी पुरानी यादों को किनारे रख कर उनके लिए फाइट करनी ही पड़ेगी। और सच में हारू की ये शब्द काम कर जाते हैं और यूकी को होश आ जाता है। इसके बाद वो अकेले ही इन छोटे मोटे लिंकर्स को चुटकियों में खत्म कर देती है और साथ ही हारू को गाइड करती रहती है। येलो किंग फिर से पास्ट की बातें लेकर यूकी को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यूकी पर इसका कोई असर नहीं होता। अब येलो किंग की बारी थी पिटने की। दोनों किंग्स के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जो बहुत शानदार थी। और अब दोनों एक साथ अपना फाइनल किलर मूव करने वाले थे कि पीछे से कोई येलो किंग को मार डालता है। और वो था 5वां क्रोम डिजास्टर चेरी रुक, जो पागलों की तरह बाकी लिंकर्स को मार रहा था। ये देखकर हारू भी काफी डर जाता है, इतना कि वो वहीं से मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे समझाती है कि वो लड़ने से पहले ही हारने के डर को ले रहा है, जो उस पर फालतू का प्रेशर डाल रहा है। उसे बस बिना हारने के डर से फाइट करनी चाहिए और यूकी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, इस पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद यूकी चेरी रुक से फाइट करने में लग जाती है। फिर हारू भी उसे ज्वाइन करता है, लेकिन अचानक निको ही उन पर अटैक कर देती है और अब वो उनके खिलाफ बातें करने लगती है, क्योंकि उसके अनुसार एक्सेल वर्ल्ड में कोई अपना नहीं है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब वो नाटक कर रही थी ताकि चेरी रुक का ध्यान उनसे हटाकर खुद पर ला सके। तब वो रिवील होता है कि चेरी रुक निको का गार्जियन है, इसीलिए हारू उसकी मदद के लिए उसे एल गन पकड़ाता है, लेकिन खुद चेरी रुक को रोकने की कोशिश करता है ताकि निको का निशाना ठीक लगे। पर इस चक्कर में हारू ही उसकी पकड़ में आ जाता है और दोनों साथ में नीचे की ओर गिरते हैं। तभी निको चेरी रुक को खत्म करती है। इसके बाद वो अपनी और चेरी रुक की कहानी बताती है। वो कहती है कि कैसे पहले वो शांत रहा करती थी, फिर एक दिन एक सीनियर ने उसके साथ दोस्ती की और बर्स्ट लिंकर्स के बारे में बताया। धीरे धीरे निको लेवल बढ़ाते बढ़ाते उस लड़के से भी आगे निकल गई और अब वो एक लीजन मास्टर बन गई है। लेकिन इस जोश और जुनून में वो उस कद्र को भूल गई और वो ऐसा बन गया, यानी आज का चेरी रुक। इस पर हारू उसे सुझाव देता है कि इस बार उसे रियल वर्ल्ड में चेरी रुक की मदद करनी चाहिए। इतनी देर में यूकी ताको को लेकर आती है, जो अभी भी जिंदा था। फिर वे सभी मिलकर आमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। पर इसी दौरान हारू को कुछ अजीब सा एहसास होता है और हम नोटिस करते हैं कि आमर का कुछ हिस्सा अब हारू के शरीर में है। खैर, अब कुछ दिनों बाद चियो ताको की मदद से बर्स्ट लिंक इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है, इसलिए उसे हारू की मदद लेनी पड़ती है। इसके बाद जब हारू सोने जाता है तो उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो हर जगह अपने उस बुली अरादा को देख रहा होता है। इससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे चियो का कॉल आता है, जो उसे अपने साथ एक्सेल वर्ल्ड में बुला लेती है। वो बताती है कि उसे आज सोने से डर लग रहा है। असल में आज उसे एक सपना आएगा जिसमें वही चीजें होंगी जिनसे चियो को सबसे ज्यादा डर लगता है, ताकि उन्हीं चीजों से चियो का अवतार बन सके। अब सभी स्कूल जाते हैं। आज उनकी नई क्लास में पहला दिन था, इसलिए यूकी असेंबली में स्पीच दे रही होती है, क्योंकि वो स्कूल की प्रेसिडेंट है। लेकिन बीच में वो कुछ अटक जाती है, क्योंकि उसने नए स्टूडेंट्स के बीच किसी नए बर्स्ट लिंकर्स को सेंस किया था। इस बारे में ताको और हारू अकेले में डिस्कस कर रहे थे कि चियो आकर उन्हें टोक देती है। चियो कहती है कि उसने ये गेम सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वो इन दोनों को ये सिखा सके कि इस गेम को मजे के साथ कैसे खेला जाता है, ना कि हमेशा इसके बारे में इतना सीरियस रहकर। इसलिए उन्हें ये सारी बातें उससे भी शेयर करनी चाहिए। फिर हारू चियो को बर्स्ट लिंक के लिए चैलेंज करता है ताकि चियो अपने अवतार फॉर्म में आ सके। चियो के अवतार का नाम लाइम बेल होता है। फिर ताको और हारू मिलकर उससे फाइट के सारे रूल समझाते हैं। फिर वो अपने किलर मूव का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद ताको बताता है कि चियो एक हिलर है। ताको ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। फिर हारू इस बारे में यूकी को बताता है। वो भी ये जानकर काफी हैरान होती है। यूकी कहती है कि ये बात कहीं फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाकी लिंकर्स को इसका पता लगेगा तो वो जरूर चियो का फायदा उठाने आएंगे। यूकी बताती है कि अब तक एक्सेल वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही हिलर्स हुए हैं, लेकिन दूसरे लिंकर्स ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की, जिससे परेशान होकर उनमें से एक ने ये एक्सेल वर्ल्ड ही छोड़ दिया और जो बचा हुआ हीलर है वो अब 6 किंग्स में से एक है। लेकिन यूकी उसका नाम रिवील नहीं करती। वहीं ताकू चियो को बता रहा होता है कि वो और हारू यूकी के लीजन में आते हैं और चियो को भी वही ज्वाइन करना चाहिए, ताकि तीनों दोस्त हमेशा साथ रह सके। लेकिन चियो को वो तीनों साथ चाहिए थे, जैसे वो पहले हुआ करते थे। वहीं यूकी हारू को बताती है कि अगले रविवार उसकी क्लास स्कूल ट्रिप पर ओकिनावा जा रही है। जिस सुनकर हारू परेशान हो जाता है, क्योंकि यूकी के बिना उनका फाइट करना मुश्किल होगा। पर यूकी कहती है कि उसे अगले हफ्ते तक लीजन को प्रोटेक्ट करना होगा और इसके बदले वो हारू की कोई भी एक विश पूरी करेगी।
तभी हारू एक नए स्टूडेंट से टकरा जाता है। फिर रात को वो इन सब बातों के बारे में ताकू को बताता है, लेकिन ताकू चियू के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं देता। अब अगले दिन ताकू का कैंडो मैच होता है। पहले मैच में तो वो आसानी से जीत जाता है, लेकिन अब अगला मैच उसी नए स्टूडेंट के साथ होता है। हारू को न जाने क्यों उस स्टूडेंट से कुछ सही वाइब नहीं आ रही थी। साथ ही वो बड़ी ही आसानी से ताकू के अटैक्स को डॉज भी कर रहा था। हारू को शक होता है कि कहीं वो भी एक लिंकर्स तो नहीं, इसलिए वो कुछ लिंक इन करके चेक करता है, लेकिन उनके अलावा किसी नए लिंकर्स का नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा था। और फिर दूसरे ही पल वो नया स्टूडेंट जीत जाता है, जिसका नाम नोमी है। ये देखकर चियू काफ़ी अपसेट हो जाती है। हारू इस बारे में ताकू से बात करता है। ताकू और चियू को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर उसका नाम लिस्ट में भी शो होना चाहिए। ताकू कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि नोमी को पहले से ही मालूम होता है कि वो कैसा अटैक करने वाला है। हारू कहता है कि कहीं वो फिजिकल फुल बर्स्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कि वही तकनीक है जिसकी मदद से एक बार यूकी ने हारू की जान बचाई थी, लेकिन वो तकनीक भी सिर्फ लेवल 9 के लिंकर्स कर सकते हैं। इसमें लिंकर्स अपने 99% पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने रियल वर्ल्ड की बॉडी को 100 गुना तेज मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 7 लिंकर्स हैं, और अगर नोमी उनमें से एक है भी तो वो इतने मामूली से मैच के लिए अपने पॉइंट्स क्यों खराब करेगा। इतने सारे तर्कों के बाद ताकू बताता है कि फिर उसने फिजिकल बर्स्ट का इस्तेमाल किया होगा। इसमें लिंकर्स की बॉडी नहीं है, लेकिन उसकी चेतना यानी कॉन्शियस 10 गुना तेज काम करती है, और इसी तकनीक का इस्तेमाल ताकू खुद किया करता था पहले, इसलिए उसे लगता है कि उसका कोई हक नहीं बनता नोमी को गलत कहने का। लेकिन चियू उसे एक मुक्का मारकर चुप कराती है और कहती है कि ताकू अगर चीट करता भी था तो चियू को खुश करने के लिए, लेकिन नोमी ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है, इसलिए नोमी ताकू से बहुत अलग है और वो ज़रूर नोमी को सबक सिखाएंगे। इसलिए वो अपनी अगली क्लास में ताकू सीधे नोमी से उसके इतने अच्छे मूव्स की वजह पूछता है। वहीं हारू नोमी के बारे में यूकी को बताता है। ये जानकर यूकी अपनी ट्रिप कैंसिल करने का सोचती है, लेकिन हारू उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर ताकू हारू को बताता है कि उसे अपने एक सीनियर के बारे में पता चला है। उसका नाम यूइची नाओमी है, जो शायद नोमी का बड़ा भाई है और शायद वही उसका गार्जियन भी हो, पर उनके पास इस बात का भी सबूत नहीं है कि नोमी लिंकर्स है। इसलिए हारू अब उस पर नजर रखता है ताकि कुछ तो सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन नोमी को इसका अंदाजा लग जाता है, इसलिए वो अपनी पार्क इस्तेमाल करते हुए हारू को बॉयज वॉशरूम की जगह गर्ल्स वॉशरूम में भेज देता है, जहां वो चियू को देख लेता है। उधर और भी लड़कियां आने लगती हैं तो चियू उसे छुपा लेती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उससे चियू से काफ़ी डांट सुनने को भी मिलती है। पर चियू को अब ये गेम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी इसे इतने सीरियस तरीके से खेल रहे हैं और कोई इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। पर हारू बताता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम ने उसकी काफ़ी मदद की है, उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बूस्ट करने में। इसके बाद हारू को एक अननोन मेल आता है, जिसमें कोई उसे ब्रेक के समय अकेले मिलने के लिए बुलाता है। हारू फिर बताई जगह पर पहुंचता है। ये बुलावा नोमी की तरफ से आया था, जो उसके सिल्वर क्रो होने के बारे में जानता था। फिर वो उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें हारू गर्ल्स वॉशरूम में जा रहा था। इस वीडियो का इस्तेमाल कर नोमी आसानी से हारू को स्कूल से एक्सपेल करवा सकता था, लेकिन इसका प्लान इससे भी बुरा था। वो हारू को अपना गुलाम बनाना चाहता था, जो उसे रोजाना पॉइंट्स ला कर देगा, नहीं तो उसकी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। तभी चियू वहाँ आती है और कहती है कि वह हारू के सपोर्ट में रहेगी, इससे हारू को कोई नुकसान नहीं होगा। वो झूठ बोल देगी कि उसने हारू को बुलाया था क्योंकि उसे चोट लग गई थी, पर नोमी ने और भी ट्रैप्स बिछा रखे थे। उसने गर्ल्स वॉशरूम में कैमरे लगा दिए थे, और अगर ये सब एक साथ सबके सामने आए तो जाहिर है कि सारा इल्ज़ाम हारू पर जाएगा। फिर नोमी चियू के साथ भी बदतमीजी करते हुए डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करता है। गुस्से में हारू उसे रोकने के लिए फिजिकल बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, और नोमी भी, लेकिन फिर भी नोमी हारू को पंच कर देता है, जिसके बाद वो हारू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, ताकि हारू जानबूझकर हार जाए और उसके सारे पॉइंट्स नोमी खुद जीत जाए। यहाँ हारू नोमी का नाम डस्ट टेकर देखता है, और इतना तो वो समझ ही गया था कि ये नोमी का पहला शिकार नहीं है। जरूर नोमी ने पहले भी ऐसे लिंकर्स की किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे पॉइंट्स छीनने की कोशिश की होगी। इसी वजह से वो इतने हाई लेवल पर है बिना ज़्यादा फाइट किए, और तभी उसे अपने पॉइंट्स वेस्ट होने की चिंता भी नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है दोनों की फाइट। शुरुआत में तो हारू नोमी को अच्छा मज़ा चखाता है, लेकिन नोमी के पास रीजनरेट तक करने की पावर थी। असल में नोमी का स्पेशल मूव ही यही था कि वो अपने ओपोनेंट की कोई भी एक एबिलिटी छीन लेता है। ऐसे ही वो हारू के विंग्स छीन लेता है, जिससे हारू एकदम टूट सा जाता है, क्योंकि हारू के अनुसार सिर्फ वही विंग्स है जो उसे बाकी सबसे अलग और स्पेशल बनाते हैं। ऊपर से नोमी बताता है कि उसके किलर मूव की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, जिसका मतलब है कि हारू के विंग्स अब हमेशा के लिए नोमी के हो जाएंगे। नोमी कहता है कि वो उसे ये विंग्स उसके स्कूल ख़त्म होने पर लौटा देगा, लेकिन तब तक हारू को रोज़ उसे पॉइंट्स जीत कर देने होंगे। इसके बाद नोमी हारू को बेइज्जत कर रियल वर्ल्ड में वापस चला जाता है।
हारू खुद को एकदम हारा हुआ महसूस कर रहा था। ताकि उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कहने को तैयार नहीं होता। तो ताकू पूछता है कि चियो उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, अगर रखती है तो वो उसे रोते हुए कैसे छोड़ सकता है। और फिर दोनों की इसी बात पर लड़ाई हो जाती है। हारू यहाँ ऐसी बातें कह देता है जो ताकू को चुभ जाती है, जैसे कि शायद अब वो चियो को नहीं बल्कि यूकी को पसंद करता है, इसलिए वो हारू को चियो की चिंता करने को कह रहा है। हारू ये सब जानबूझकर कह रहा था ताकि ताकू नोमी से दूर रह सके और उस पर कोई मुसीबत ना आए। ताकू भी समझ गया था कि हारू ये सब उसे बस गुस्सा दिलाने को कह रहा है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। हारू उसे भरोसे के लायक नहीं समझता, वो उसे पंच मारकर वहां से चला जाता है। अब हारू को पॉइंट्स कलेक्ट करने थे, इसलिए वो ऐश रोलर को फाइट के लिए चैलेंज करता है और इस बार तो ऐश रोलर भी काफी अपग्रेड हो गया था। उसके एक अटैक से हारू गिर जाता है और विंग्स न होने की वजह से उसमें अब कोई हिम्मत बची ही नहीं थी, इसलिए वो ऐश को उसे खत्म करने के लिए कह देता है। लेकिन ऐश भी दिल का अच्छा था, वो इस मैच को यहीं ड्रॉ पर खत्म कर देता है और रात को फिर से मिलने को कहता है। अब रात को ऐश उसे अपनी बाइक की राइड पर ले जाता है। असल में वो उसे अपने गार्जियन से मिलवाना चाह रहा था, जो पहले बहुत अच्छी फाइटर हुआ करती थी। उनके पास भी फ्लाइंग से मिलते जुलते मूव्स थे। गार्जियन अपना नाम स्काई लेकर बताती है। असल में ऐश अपने गार्जियन के साथ मिलकर हारू की मदद करना चाहता था ताकि उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ सके। इसके बाद वो हारू को स्काई लेकर के भरोसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। स्काई लेकर कहती है कि वह हारू को उसकी विंग्स तो नहीं लौटा सकती, लेकिन वो उसे लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। वह हारू को मोटिवेट करती है कि बर्स्ट लिंकर्स का अवतार उनके ट्रॉमा और जख्मों से बनता है और उनकी पास भी उन्हीं से जुड़ी होती है। इसलिए हारू की फ्लाइंग एबिलिटी उसके विंग्स की वजह से नहीं बल्कि उसकी उड़ने की क्षमता की वजह से है, यानी कि ये विंग्स सिर्फ दिखावे के लिए है। जैसे कि वो जिस व्हील चेयर पर बैठी है उसमें कोई व्हील्स नहीं है, लेकिन अपनी विल पावर से वो उसे आसानी से मूव कर सकती है। हारू को भी ऐसा ही कुछ करना होगा। उसे अपने दिमाग में ये इमेजिन करना होगा कि वो उड़ रहा है। उसे अपने दिमाग को इस सोच के लिए कन्विंस करना होगा, जैसे उन्होंने खुद को यहाँ फ्लाइंग एबिलिटी देने के लिए अपने पैर तक कटवा लिए थे। रात को सोने से पहले स्काई लेकर हारू को एक कहानी सुनाती है, एक बर्स्ट लिंकर्स की जो आसमान तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि भले वो फ्लाई ना कर सके लेकिन कम से कम ऊंचा जंप तो कर ही सकती है। लेकिन उसका ऑब्सेशन फिर से उड़ने की ओर बढ़ गया, इसलिए उसने अपने लीजर मास्टर की मदद से अपने पैर कटवा लिए और वो थी ब्लैक किंग। यूकी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं और आखिरकार उसने 350 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली। अगले दिन स्काई लेकर हारू को पहाड़ से नीचे ढकेल देती है ताकि वो खुद इस पहाड़ पर चढ़ सके। हारू ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे वह पास पहुंचने वाला था वहां कुछ ट्रांजिशन होता है जिससे हारू नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्काई लेकर उसे रोज एक ब्रेड के साथ कोई ना कोई सीख देती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। हारू को समझ आता है कि उसे अपने हाथ इतने तेज करने होंगे कि उड़ना आसान हो सके, इसलिए वो अपने हाथ को ट्रेन करने में लग जाता है और आखिरकार वो इस पहाड़ को दोबारा चढ़ लेता है। स्काई लेकर हारू से काफी इम्प्रेस होती है कि उसने इतनी जल्दी यह टास्क पूरा कर लिया, लेकिन वो कहती है कि उनके पास बस इतना ही था हारू को सिखाने के लिए। लेकिन हारू कहता है कि वो अभी तक उड़ नहीं सकता, तो उसकी ट्रेनिंग पूरी कैसे हो गई। तो स्काई लेकर कहती है कि वो भी आज तक कभी उड़ नहीं पाई, लेकिन वो हारू को अपने विंग्स का एक हिस्सा एनहांस्ड आर्मामेंट गले थर्स्टर देने का वादा करती है। इसके बाद वो रियल वर्ल्ड में हारू को काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करती है और हारू भी वादा करता है कि वो जल्द ही उनके विंग्स लौटा देगा अपने दम पर उड़ना सीखकर। अब हारू अपने स्कूल पहुंचता है कि तभी उसे यूकी का कॉल आता है जो स्कूल ट्रिप पर गई हुई थी। फिर वो टाकू को मेल कर जिक्र करती है जिसमें टाकू ने उसे नोमी के बारे में बताया था, इसलिए यूकी ने स्कूल के डेटाबेस से नोमी की कुछ जानकारी निकालकर टाकू को दे दी थी। इसके बाद सभी अपनी पीटी क्लास में होते हैं कि अचानक ही टाकू नोमी को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। असल में उसे पता चल गया था कि कैसे नोमी ने हारू के विंग्स छीन कर उसे ब्लैकमेल किया था ऐश रोलर से। फिर टाकू और नोमी की लड़ाई होती है। टाकू से लड़ते लड़ते एक बंद जगह पर ले जाता है जानबूझकर। असल में इस समय नोमी का टेस्ट चल रहा था और उसे जल्दी से जल्दी लिंक आउट करना था। टाकू ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने हारू के विंग्स वापस नहीं किए तो वो हर टेस्ट में यूं ही आकर उसे रोकेगा। लेकिन नोमी ने बड़ी आसानी से टाकू को चोट पहुंचाकर वहां से निकलने की कोशिश की। यहाँ उसने एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किया था जो सिर्फ 7 किंग्स और उनके करीबी लोगों को ही मालूम होती है। अब वो टाकू के पॉइंट्स भी लेने वाला था जिससे शायद टाकू के सारे पॉइंट्स खत्म हो सकते थे। इसलिए हारू नोमी के सामने झुक कर रिक्वेस्ट करता है कि वो टाकू की जगह उसके पॉइंट्स ले ले। आखिरकार नोमी फिर से हारू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार हारू के पास काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिससे नोमी भी हैरान था। हारू एकदम लाइट की स्पीड से अटैक करने लगता है। फिर वो
स्काई लेकर के विंग्स को समन करके जोरदार अटैक करता है। इसके बाद टाकू की मदद से नोमी को उसी की आग में गिरा देता है, जिससे वो हार जाता है। असल में टाकू ने जानबूझकर पहले हार मानी थी, ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। फिर हारू अपने विंग्स लेने जाता है, तभी चियू आकर अपनी हीलिंग पावर से नोमी को हील कर देती है। वहीं यूकी ओकिनावा में अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। फिर वो मार्केट में उसके लिए गिफ्ट खरीदने लगती है अकेले ही। तभी कोई उसे वही चैलेंज कर देता है। असल में ये ओकिनावा के लोकल एरिया के लिंकर्स थे। उनमें से रुका नाम की लड़की यूकी से फाइट करती है, पर जल्दी हार मान लेती है। यूकी भी उसके फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों यूकी से रियल वर्ल्ड में मिलने के लिए कहती हैं। वे दोनों लड़कियां बहनें थी और दोनों काफी भोली भी थी। उनके मास्टर ने भी उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं दी थी बर्स्ट लिंक के बारे में। दोनों बहनें यूकी को अपने मास्टर से मिलवाना चाहती थी और बताती हैं कि उन्हें एक्सेल वर्ल्ड की बड़ी सी कम्युनिटी बनानी है, लेकिन शायद ऐसा होना मुमकिन ना हो, क्योंकि उनके मास्टर बता रहे थे कि एक मजिमून नाम का मॉन्स्टर आया है। तो क्या यूकी उनके लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करेगी? यूकी इसका जवाब देने से पहले उनके मॉन्स्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपना होटल भागना पड़ा अपनी फ्रेंड के पास, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। असल में दोनों ने प्लान किया था कि वे एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेंगे, पर यूकी तो कुछ खरीदना ही भूल गई थी, इसलिए वो उसे माफी मांगती है। अब अगले दिन यूकी की मुलाकात फिर उन दोनों बहनों से होती है। फिर वो एक्सेल वर्ल्ड में चली जाती है उनके मास्टर को ढूंढने, जो उन्हें जल्दी मिल जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को पहचानते थे। इनके मास्टर का नाम था क्रिकिन, जो यूकी को देखते ही पहचान जाता है कि वो ब्लैक किंग है। क्रिकिन बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ ओकिनावा शिफ्ट होना पड़ा। ये तीनों बात ही कर रहे थे कि वो मॉन्स्टर जाग जाता है। क्रिकिन यूकी से कहता है कि वो पहले दोनों बहनों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाए। क्रिकिन का कहना था कि ये मॉन्स्टर जरूर किसी लिंकर का पेट है और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इस मॉन्स्टर को भी कोई सफर पॉट नाम का लिंकर कंट्रोल कर रहा है। बात करते हुए यूकी समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर का असली मास्टर जरूर टोक्यो से है। अब इन सब में ही फाइट शुरू हो जाती है। क्रिकिन दोनों बहनों को जल्दी से मेटल कलेक्ट करने को कहता है, जिनसे क्रिकिन तुरंत जुड़कर एक बड़ा सा अवतार बना लेता है। ये अवतार बड़ी आराम से इस मॉन्स्टर की सारी आग झेल लेता है, लेकिन खुद इंजर्ड हो जाता है। तब रियल वर्ल्ड में यूकी की फ्रेंड मेगुमी वहां पहुंच जाती है। मेगुमी किताब से इस बारे में पढ़कर एक्सेल वर्ल्ड में आ जाती है। यूकी को हैरानी होती है, क्योंकि इसका मतलब था कि मेगुमी पास्ट में सच में एक लिंकर रह चुकी है। मेगुमी अपने पावर से फाइट का पूरा स्टेज चेंज कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ये सभी मिलकर ड्रैगन को पकड़ने के काम में लग जाते हैं। अंत में मॉन्स्टर उसी को मारने लगता है जिसने इसे कंट्रोल किया था, जिससे वो सभी मिलकर यह फाइट जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट डे यूकी को वापस लौटना था। वह सभी के साथ मेगुमी के साथ ही थी, लेकिन मेगुमी को पिछले बातें याद नहीं थी। यूकी ज्यादा इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछती। तभी उसे क्रिकिन का मेल आता है, जिसमें बताया गया था कि उसे एक न्यूरो लिंकर मिला है, जिसमें शायद बर्स्ट लिंक डाउनलोड किया गया था। यह हैक्ड लग रहा था, क्योंकि इसे किसी से कनेक्ट किए बिना भी चलाया जा सकता था। सीन फिर से हारू और नोमी की लड़ाई पर शिफ्ट होता है, जहां अचानक चियो फाइट के बीच में आकर नोमी को हील कर देती है। ये देखकर हारू और ताकू दोनों हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये सब नोमी ने चियो से जबरदस्ती करवाया है। तुरंत ताकू नोमी पर हमला करने लगता है, लेकिन नोमी अपने एक ही अटैक से ताकू की पूरी बॉडी तोड़ देता है, जिससे ताकू गेम में हार जाता है। ये सब देखकर हारू के लिए ये सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हारू गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी रेड फ्लेम से कवर हो जाती है। इन्हीं फ्लेम से वो एक तलवार बनाकर नोमी पर हमला करता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि नोमी डर ही जाता है, लेकिन उसी समय गेम का टाइम खत्म हो जाता है और हारू रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। अब हारू रियल वर्ल्ड में ही नोमी से लड़ने जाने लगता है, लेकिन ताकू उसे रोक लेता है। ताकू कहता है कि उन्हें अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। इसके बाद दोनों चियो से मिलने जाते हैं, लेकिन चियो ने बताती है कि नोमी ने उसे डराया धमकाया नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से नोमी के पास गई थी उसका हीलर बनने के लिए। इसके बदले नोमी उसे अपने पॉइंट्स शेयर करेगा, यानी उसने अपनी मर्जी से नोमी का साथ दिया है। जिस सुनकर ताकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने चियो से ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हारू को चियो पर पूरा विश्वास था। वह मानता है कि चियो ये सब सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं कर रही होगी, और अगर ऐसा कुछ सच भी है तो भी चियो उनकी दोस्त है और वे उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब उनके पास एक ही रास्ता है, नोमी को खत्म करना, ताकि सारी सच्चाई उनके सामने आ सके। इसलिए उन्हें किसी भी तरह नोमी के पॉइंट्स कम करने होंगे। हारू ताकू को स्काई लेकर की इनकार्नेट सिस्टम टेक्निक के बारे में बताता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक लिंकर अपनी इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट करके नए और पावरफुल मूव्स बना सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें स्काई लेकर से और जानकारी लेनी होगी। हालांकि स्काई लेकर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें किसी और से मदद लेनी होगी। यह तकनीक काफी सीक्रेटिव है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है।
जैसे कि सेवन किंग्स। हारू और ताको ये तय करते हैं कि वे यूकी को इस बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करेंगे, इसलिए वे स्कारलेट रेन यानी नीको की मदद लेने का फैसला करते हैं। अगले दिन हारू को स्कूल में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। फिलहाल के लिए हारू बात संभाल लेता है, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे उसे अजीबो-गरीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी एक लड़का हारू को ब्रेक टाइम में अकेले मिलने बुलाता है और वहां से ले जाकर हारू को बुरी तरह से मारता है। असल में नोमी द्वारा लगाए गए कैमरे मिल गए थे, जिनका इल्जाम हारू पर आ गया था। उस लड़की की गर्लफ्रेंड भी उसी समय वॉशरूम में थी, इसलिए वो इतने गुस्से में था। हारू साफ मना करता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब सभी बच्चे हारू को ही इग्नोर करने लगते हैं। फिर भी हारू अपनी हिम्मत बांधे रखता है, क्योंकि उसने इससे भी खराब लेवल की बुलिंग झेली है अराया की वजह से, और अब तो उसके पास अपने दोस्त भी हैं जो उसका साथ देने के लिए तैयार है। इसके बाद हारू और ताको नीको से मिलने जाते हैं ताकि वह ताको को इनकारनेट सिस्टम सिखा सके, लेकिन इसका जिक्र सुनते ही नीको उन्हें साइड में ले जाकर डांट लगाती है, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट टेक्निक है। फिर सभी अल्टीमेट बर्स्ट करते हैं, जहां वो इस बारे में बताना शुरू करती है कि ये स्किल ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती और ना ही किसी मामूली अटैक से इस तकनीक को अटैक्स को रोका जा सकता है। हारू फिर अपना मूव दिखाता है, जिसमें उसके हाथ तलवार की तरह मजबूत होकर तेजी से कुछ भी काट सकते हैं। इसके बाद ताको अपने मूव्स दिखाता है, जिसमें वो बहुत तेज मूव कर सकता है और उतने ही तेज अटैक भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी मूव्स बनाए जा सकते हैं जो नीको को नहीं आते, क्योंकि ये पावर स्लिंगर की पर्सनालिटी और ट्रॉमा पर निर्भर करती है। ये सुनकर ताको अपनी कहानी बताता है कि कैसे एलिमेंट्री स्कूल में वो भी काफ़ी बुली हुआ था, इसीलिए उसका अवतार क्लोज रेंज के लिए बना। इसके बाद नीको उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है। टियर वर्ल्ड में हारू वापस आता है और उसी समय जिस रेस्टोरेंट में वो था, वहाँ की वेट्रेस हारू को देखकर पहचान लेती है कि ये सिल्वर क्रो है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो बताती है कि वो नीको की साथ ही लेपर्ड ब्लड है और अब उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन साथ करनी होगी। हारू को अभी का टास्क यही है कि उसे पता लगाना होगा कि आखिर नोमी का नाम फाइट मैचेस के लिए शो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बिना वे अपनी मर्जी से उसे कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें नोमी की वो शील्ड तोड़नी होगी। लेपर्ड बताती है कि उसे पता चला है कि येलो किंग के लीजन के अंदर एक हैकर काफ़ी फेमस हो रहा है, इसलिए दोनों वहाँ निकल लेते हैं। कि येलो लीजन जाते हैं अपने नए अवतार के साथ। वहाँ के एक बुजुर्ग से इस बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि ये हैकर या शील्ड अभी हाल ही में आया है, जो अपने मन मुताबिक लोगों को चैलेंज कर रहा है, और उस लिंकर का नाम रस्ट जिंक्सा बताते हैं, जो कोई और व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उन्हें उसे काफ़ी जानकारी मिल सकती थी। इसलिए अब लेपर्ड और सिल्वर क्रो साथ में टैग मैच के लिए आते हैं, ताकि वो अफवाह सुनकर रस्ट जिंक्सा वहाँ आ जाए। लेपर्ड हारू को पहले ही वार्न करती है कि वो तब तक इनकारनेट सिस्टम का उपयोग नहीं करेगा जब तक रस्ट खुद ना करे, क्योंकि यह पावर्स उन्हें उनकी आत्मा के घाव से मिलती है, और जितना वे इस पावर का इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही उस घाव के करीब जाते जाएंगे। यही वजह है कि ये तकनीक इतनी हिडन है। तभी अचानक रस्ट उन्हें चैलेंज कर देता है। लेपर्ड हारू से कहती है कि वो उसके पास ही रहे, क्योंकि रस्ट सबसे पहले उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। अब रस्ट छिपकर लॉन्ग रेंज अटैक करना शुरू कर देता है। डॉज करते करते वे रस्ट के सामने तो आ जाते हैं, लेकिन रस्ट ने अपने चारों ओर एक इनविजिबल स्टिंग लगा दी थी, जिससे ये दोनों पार नहीं कर पा रहे थे। तभी लेपर्ड अचानक हारू को किस करती है, जिसे कुछ एनर्जी उसे मिल जाती है। फिर लेपर्ड अपना फॉर्म एक असली तेंदुए जैसा बना लेती है। हारू उस पर बैठकर फाइट करता है। आखिरकार रस्ट के पास पहुंचते ही लेपर्ड उसे पकड़कर काटना शुरू कर देती है। आखिर में वो इस रस्ट को हरा देती है और अब वे रियल वर्ल्ड में आते हैं। लेपर्ड बताती है कि उसने जानबूझकर रस्ट के गले पर इतना जोरदार अटैक किया था, क्योंकि वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका असर अभी रियल वर्ल्ड में भी थोड़ी देर के लिए दिखेगा। अब उन्हें आसपास ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढना है। बाहर निकलते ही हारू को ऐसा एक इंसान दिखता है, लेकिन एक सेल्स गर्ल की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब रात को वो इन सब के बारे में ताको को बताता है। ताको भी शेयर करता है कि कैसे नीको ने थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म कर उसे एनिमी हंट पर भेज दिया था। अगले दिन स्कूल में हारू को यूकी की बहुत याद आ रही थी। ताको से बताता है कि उसे पता चला है कि पिछली रात चियो ने भी नोमी के साथ टीम बनाकर टैग मैच लड़ा था। उन दोनों की टीम एकदम अनबीटेबल थी। नोमी की फ्लाइंग एबिलिटी और लॉन्ग रेंज अटैक्स, चियो की हीलिंग पावर उन्हें परफेक्ट कॉम्बो बनाती थी। इसलिए उन्हें डर है कि शायद यूकी भी उन्हें न हरा पाए, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात को घर लौटते समय हारू चियो के घर जाता है, जो अपनी कुछ क्लास नोमी की कहने पर मिस कर रही थी।
हारू इस पर चियो पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसे एक्सेल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से अलग और कम प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तब चियो बताती है कि वो सिर्फ एक दिन में लेवल 2 पर आ गई है और अब तो वो एक्सेल वर्ल्ड में काफी पॉपुलर भी हो गई है। लेकिन हारू जानता था कि चियो ये सब उसे बहकाने के लिए कर रही थी। उसका खुद इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद ये सब हारू की वीडियो की वजह से हो रहा है जिसे चियो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हारू चियो को ऐसे खो नहीं सकता। तभी चियो कहती है कि वो सिर्फ एक्सेल वर्ल्ड में नोमी की बात मानती है पॉइंट्स के लिए, वरना रियल वर्ल्ड में वो फ्री है। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है, ये साबित करने के लिए कि नोमी ने उसे कंट्रोल नहीं कर रखा है। हारू ये सब देखकर काफी अजीब महसूस करता है और वहां से लौट जाता है। अब हारू बहुत ही डेस्परेटली नोमी के बारे में जानकारी निकालने लगता है। तभी वो याद करता है कि जब रस्ट भाग रहा था तब उसने अपने हाथ ऐसे मूव किए थे जैसे वो कोई वर्चुअल विंडो क्लोज कर रहा हो, लेकिन उस समय उसने न्यूरोलिंक पहना ही नहीं था, यानी वो कोई और डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे नोमी के रेट्रो डिवाइस की याद आती है जो न्यूरोलिंक से पहले की टेक्नोलॉजी है और ये भी इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके अकेले की मदद से एक्सेल वर्ल्ड में जाना संभव नहीं है। फिर थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसे ब्रेन इम्प्लांट चिप के बारे में पता चलता है और यही नोमी का मास्टर डिवाइस था। अगले दिन हारू नोमी को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि उसका नाम फाइटिंग लिस्ट में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसने ब्रेन में चिप इंस्टॉल है जो कि इलीगल है, क्योंकि ये एक तरह की ब्रेन हैकिंग है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग चीटिंग के लिए करते थे, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था और नोमी हमेशा इसका इस्तेमाल करता है। वो फाइट से पहले अपने न्यूरोलिंक को डिस्कनेक्ट कर देता है, इसलिए उसका नाम कभी फाइटिंग लिस्ट में नहीं आता। अब वो नोमी से लड़ाई के लिए कहता है तो नोमी उसे ऐसा बैटल ग्राउंड सजेस्ट करता है जहां मैच खत्म होने पर जीतने वाला हारने वाले के सारे पॉइंट्स ले सकता है। आखिरकार नोमी को तो सिर्फ पॉइंट से ही मतलब है। फिर वो अपनी कुछ और कंडीशंस बताता है। दोनों फाइट का टाइम और प्लेस डिसाइड करते हैं। नोमी हारू को जगह डिसाइड करने को कहता है। फिर हारू ताकू को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करता है तो बताता है कि नोमी ने उसे भी मैच में आने को कहा है, यानी कि नोमी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन अब वे दोनों बिल्कुल तैयार हैं इस फाइट के लिए। रात को ताकू चियो के साथ हारू के घर आता है। चियो बताती है कि नोमी उसे अब फोर्स कर रहा है कि वो उन दोनों की टीम में आने का दिखावा करे ताकि वो उसे फाइट में ले जाए। फाइट में जाते ही वो अपनी टीम फिर से बदल लेगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो नोमी को हील कर उसकी मदद कर सके। ये सब बताने के बाद भी चियो कहती है कि वो उसे मैच में ले जाए। ताकू यहाँ पिघल जाता है और उसे आने की अनुमति दे देता है। इसके बाद हारू फाइट की लोकेशन डिसाइड करने लगता है। फिर ये तीनों साथ में एक्सेलरेट कर मैच के लिए पहुंच जाते हैं। नोमी बताता है कि इस मैच में जो भी हारेगा वो हमेशा के लिए अपने पॉइंट्स खो देगा और कभी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही मैच शुरू होता है हारू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोमी ने वहाँ ट्रैप्स लगा रखे थे जो तकनीकी रूप से नामुमकिन था क्योंकि हारू ने ये लोकेशन आखिरी समय में डिसाइड की थी। नोमी बताता है कि वो इस एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में डिसेलरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें उसने अपने ब्रेन को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जिससे उसका एक और वर्जन इस फाइट में उसकी मदद कर रहा है। जब तक ये ब्लैक वाइस हारू को कंट्रोल कर रहा है तब तक ये ओरिजिनल नोमी ताकू से फाइट शुरू करता है। दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। अब की बार ताकू अपने ऊपर और अपनी सच्ची कांडो स्किल्स पर पूरा भरोसा कर रहा था, जिससे वो नोमी को अच्छी टक्कर दे पा रहा था। यहाँ ताकू रिवील करता है कि नोमी की जो दूसरों की एबिलिटी चुराने की पावर है वो लिमिटेड नंबर्स में है, यानी वो गिनती की कुछ ही एबिलिटीज चुरा सकता है। इसलिए वो अब तक चियो की मदद ले रहा है, ना कि इसकी एबिलिटी छीन रहा है। और उसे ये एबिलिटी इस तरह मिली है क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में काफ़ी ट्रैजिक चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जिस वजह से वो दूसरों की पावर्स और फ्रेंडशिप चुराने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब बेवजह है क्योंकि चुराने के बाद भी ये चीज़ें कभी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं हो सकती। इस पर नोमी बताता है कि ये सब सच है। वो भी बुली हुआ है और उसके बुली ने उसकी इकलौती फ्रेंड को भी उससे दूर कर दिया था। और उसका बुली और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था जो उसका गार्डियन भी था। उसने नोमी को एक्सेल वर्ल्ड के बारे में बताया ही इसलिए था ताकि नोमी उसके लिए पॉइंट्स जीत कर लाए। जो अब नोमी दूसरों के साथ करता है उसकी शुरुआत पहले उसके बड़े भाई ने की थी, और अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो नोमी को रियल वर्ल्ड में बहुत मारता। धीरे धीरे उसने रिबेल करना शुरू किया और स्ट्रॉन्गर बनता गया। एक दिन उसने अपने भाई को हरा दिया और उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसने नोमी से चुराया था। फिर उसने उसे बहुत मारा। जब उसके सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले थे तो वो रोने लगा, और यही मोमेंट उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। उसके लिए अब रिश्तों और दोस्ती के कोई मायने नहीं बचे। अब वो ये हारू को भी फील कराना चाहता है, इसलिए वो चियो को अपने काबू में ले लेता है। अब वो एक एक करके चियो के बॉडी पार्ट्स तोड़ने लगता है। ये देखकर ताकू रुक जाता है। तुरंत ही नोमी उस पर अटैक कर देता है। उसका मानना था कि अगर ताकू अपनी दोस्ती में विश्वास नहीं करता तो शायद उसे रोक पाता। उनकी ये दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सब हारू से देखा नहीं जा रहा था। वो कुछ भी कर
बस नोमी को रोकना चाहता था, वरना वो ताकू के सारे पॉइंट्स ले लेगा। आखिरकार उसे यूकी की झलक दिखती है, जिससे वो हिम्मत पाता है और खुद को इस ट्रैप से आज़ाद कर लेता है। लेकिन तब तक नोमी ताकू पर अपना फाइनल अटैक करने वाला था। तभी कोई बीच में आकर नोमी को रोक देता है। ये थी ब्लैक किंग यूकी। सबसे पहले वो ब्लैक वॉइस से उसके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो किसी लीजन का हिस्सा नहीं है, और साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि उसने सल्फर पॉट को काफ़ी चोट पहुंचाई है, जो ब्लैक लीजन का मेंबर है। ये सुनकर यूकी को गुस्सा आ जाता है। ब्लैक वॉइस यूकी को अपने ट्रैप में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी के लिए इसे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। अब वो ब्लैक वॉइस से मैच लड़ती है और हारू को नोमी से लड़ने को कहती है, और अब नोमी उड़ने लगता है तो हारू भी अपने गले थ्रस्टर का इस्तेमाल करता है, जो बार बार डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन हारू अपनी इनकार्नेट सिस्टम से उसे लगातार चार्ज कर रहा था और नोमी से फाइट भी कर रहा था। एक पल को वो गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालता है और नोमी पर अटैक करता है। लेकिन चियो फिर से यहाँ नोमी का साथ देती हुए उसे फिर से हील कर देती है। लेकिन अब अचानक ही नोमी के विंग्स गायब हो जाते हैं और हारू को उसके विंग्स वापस मिल जाते हैं। नोमी जैसे गिरने वाला था, हारू उस पर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे नोमी की हालत ख़राब हो जाती है। अब चियो रिवील करती है कि उसके पावर्स कभी हीलिंग थी ही नहीं, जो उसने तब महसूस किया जब नोमी ने उसे फोर्सफुली खुद को हील करने को कहा था। जब उसे एहसास हुआ कि चियो की असली पास ये है कि वो चीज़ों को उनके टाइम में वापस ले जा सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चियो की हमेशा से सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यही रही थी कि वो ताकू और हारू अपने बचपन में लौट जाएं और पहले की तरह खुश रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेल वर्ल्ड की पास हमारे कॉन्शियस से बनती है। चियो कभी नोमी के साइड में थी ही नहीं, वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी, जो आज का था। इसलिए उसने छुपके से यहाँ हारू पर अपनी पास का इस्तेमाल किया, जिससे हारू के विंग्स पहले की तरह वापस लौट आए। अब जब नोमी को लगता है कि वो आने वाला है, तो वो कहता है कि वो सबकी आइडेंटिटीज रिवील कर देगा, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग लिंकर्स उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ब्लैक वाइस कहता है कि जो अभी के हालात हैं उसके हिसाब से नोमी जल्दी अपने पॉइंट्स खोकर अपनी बर्स्ट लिंक की पार खो देगा, जिससे वो एक्सेल वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। ये कहकर ब्लैक वाइस वहाँ से वापस चला जाता है, जिससे अब नोमी पूरी तरह अकेले पड़ जाता है। अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी टूट चुकी थी। हारू भी अपने लास्ट मूव से उसका खात्मा कर देता है, जिससे नोमी ने अब अपने सारे पॉइंट्स गंवा दिए हैं और वो अब कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकेगा। यानी इन दोस्तों ने ये मैच भी जीत लिया। यूकी यहाँ चियो को थैंक्स करती है, क्योंकि उसे ने सही समय पर यूकी को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, तभी वो सही समय पर यहाँ आ सकी और फिर चियो भी यूकी का लीजन ज्वाइन कर लेती है। हारू दोनों को ही थैंक्स करता है आज की मदद के लिए। अब सभी रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिसके बाद हारू यूकी को पिछले दिन जो भी हुआ डिटेल में बताता है, खास तौर पर स्काई लेकर के बारे में, जो यूकी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सीरीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।